हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी जीएसटी 9 को किस तरह फाइल करें। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपनी एनुअल रिटर्न को किस तरह फाइल करेंगे और उसकी सभी टेबल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सी टेबल में कौन सा डाटा आता है और वो हमें किस तरह डालना होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा जीएसटी पोर्टल पर। तो और हमें इसकी जीएसटी 9 करनी है एनुअल रिटर्न। तो फ्रेंड लॉगिन करने के बाद में ये यहाँ पर एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आएगा। इस टैब पर हमारे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमें अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम अपनी जीएसटी R9 या एनुअल रिटर्न कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल 2022-23 के लिए। इसको करेंगे सर्च और यहाँ पर ये फ्रेंड्स आता है एनुअल रिटर्न 9 और 9C। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स एनुअल रिटर्न का। तो हम अपनी एनुअल रिटर्न को यहाँ पर ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर अपना क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमें करना है नो, करेंगे नेक्स्ट। फ्रेंड्स एनुअल रिटर्न 9 करने से पहले हमें अपनी ये जो ऊपर ये टैब दी हुई है इन्होंने, डाउनलोड जीएसटी 9 सिस्टम कंप्यूटेड, और ये डाउनलोड जीएसटी R1, डाउनलोड 3B और ये 8A, ये फ्रेंड्स हमें अपना जो है डाउनलोड कर लेनी है। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है अपनी जीएसटी R9 करने में। तो फ्रेंड्स मैंने ये अपनी डाउनलोड कर लिया। मैं डाउनलोड अपनी दिखा भी देता हूँ क्या इसमें। जैसे कि मैं अपनी R1 खोलता हूँ तो इसमें मेरे को अपनी ये सेल का पता चल जाएगा कि मेरी सेल कितनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेल आ रही है मेरी 5,30,59,432 रुपये 25 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरे को मिलाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं इसकी फर्स्ट टेबल में, टेबल नंबर 4 में। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या फिगर भरनी है फ्रेंड्स अपनी। हमें बैक पॉपुलेटर आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये मैंने अपनी पूरे साल की जीएसटी R1 जो डाउनलोड करी है। और देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा जो इसकी टोटल मेरी सेल आ रही है वो आ रही है 5,30,59,432 रुपये 25 पैसे। और यही मेरी जीएसटी R9 के डेटा से मैच होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा डाटा है। और देखिए मेरी पूरी जो टर्नओवर है 5,30,59,432 रुपये 25 पैसे। तो फ्रेंड्स ये ऐसा है क्योंकि मेरे पूरे साल के R1 और 3B में कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। फ्रेंड्स यदि हम अपनी जीएसटी R1 और 3B बिल्कुल ठीक से जेन्युइन तरीके से फाइल करेंगे तो हमें 9 करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ये भी आपको चेक कर लेना है कि कोई आपकी R1 और 3B में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। देखिए फ्रेंड्स मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस 0 है। मैंने खुद ही R1 करी हुई है। बिल्कुल कहीं कोई आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डिफरेंस कहीं देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स आपको। ये बिल्कुल ये 0 आ रहा है मेरा। तो अब हम चलते हैं अपने 9 की तरफ। यहाँ सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये एनुअल रिटर्न ये सर्च में जाएंगे और ये जीएसटी R9 में जाएंगे यहाँ से और करेंगे इसको नेक्स्ट। और यहाँ पर टेबल नंबर 4 फ्रेंड्स आती है हमारी सेल के लिए कि हमने अपनी सेल किस तरह की करी है। B2C करी है, B2B करी है, जियो रेटेड करी है और सप्लाई टू SEZ करी है, डीमेट एक्सपोर्ट करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेबल नंबर 4 के ए में फ्रेंड्स वो डाटा आता है, ये ऑटो पॉपुलेटेड ही डाटा आता है। वो डाटा जो आपने सेल किया है एक B2C पर्सन को, जो आपने B2C को सेल किया है वो डाटा यहां पर आता है और ये ऑटो पॉपुलेटेड ही आता है फ्रेंड्स आपको केवल क्रॉस चेक करना है कि जो डाटा आपके टेबल नंबर 4 के ए में आ रहा है वो आपकी बुक से मैच है या नहीं है। अगर मैच है तो रहने दीजिए और नहीं है तो उसे ठीक कर दीजिए।
लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा डाटा बिल्कुल मैच है क्योंकि मैं अपनी ये मिला चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मेरा डाटा मैच है फ्रेंड्स। दूसरा जो टेबल नंबर 4 का बी पॉइंट होता है, ये कहता है कि उसमें वो सेल आती है जो आपने सेल करी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जो अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है, उन सब की टोटल वैल्यू यहां पर आती है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और यदि आपके केस में सेस लगता है तो वो यहां पर आएगा। मेरे केस में नहीं है, मेरे केस में केवल सीजीएसटी एसटी है क्योंकि मैंने अपनी सारी सेल करी है अपने सेम स्टेट में फ्रेंड्स। सी ऑप्शन कहता है कि यदि आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है या पेमेंट ऑफ टैक्स कोई आपकी सप्लाई टू एसजेड है तो वो यहां आएगी। अगर आपके केस में ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आएगा, अन्यथा ये नील ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। डी में आता है कि आपकी कोई सप्लाई करी है आपने एसजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पे, तो वो यहां जाएगा। जनरली केस में ये फ्रेंड्स नहीं होता, ये तीनों जनरली केस में नहीं होता फ्रेंड्स। अगर किसी के केस में हो तो वो यहां पर आता है, जनरली केस में बस B2B B2C। और अगर यदि एफ में आता है आपका कोई आपने एडवांस लिया है, एडवांस टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड नॉट कवर्ड अंडर A2A। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कोई ऐसा एडवांस जो आपने ए से लेके ई में नहीं दिखाया है, कोई ऐसा एडवांस आपको मिला है जो ए से ई में कवर नहीं हुआ है, उसे फ्रेंड्स यहां पर आप जो है दिखा सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। टेबल नंबर 4 का जी पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, इनवॉइस सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। फ्रेंड्स यदि आपके इनवर्स सप्लाई पर कोई रिवर्स चार्ज लगा है तो वो वैसे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑटो पॉपुलेट आ जाता है, लेकिन नहीं आया तो आप यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर उसको सुधार सकते हो फ्रेंड्स। अब टेबल नंबर एच आता है फ्रेंड्स, ये होता है टोटल ए से लेके जी तक का टोटल सारा यहाँ पर ये शो हो जाता है फ्रेंड्स। एक पोर्शन ये हुआ फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 का, और दूसरा पोर्शन आता है आई से लेके एन तक का। तो फ्रेंड्स आई में होता है जो बेसिकली ये आई से लेके एम में आता है। आई से लेके एम में आपके वो होता है कि या तो आपकी सेल घटी हो या आपकी बढ़ी हो, चाहे वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अनुसार हो, चाहे आपकी वो अमेंडमेंट के थ्रू हुई हो। तो आई बोलता है क्रेडिट नोट इशू इज रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबोव माइनस। तो ये कह रहा है कि आप वो क्रेडिट नोट जो आपने B2E, बी यहां से लेके और E, BCDE इनके लिए यदि आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करे हैं फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट माने कि आपने अपनी सेल रिटर्न करी है, तो आप उस वैल्यू को यहां पर लिख सकते हो फ्रेंड्स। बेसिकली ये वैल्यू यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड आएगी यदि आपके केस में क्रेडिट नोट इशू हुए हैं तो, लेकिन मेरे केस में क्रेडिट नोट इशू नहीं हुए हैं, इसलिए यहां पर ये वैल्यू 0 आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब जे ऑप्शन कहता है कि डेबिट नोट इशू इज रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबोव प्लस। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपके B2E, बी ऑप्शन यानी कि ये B से BCDE इन 4 ऑप्शनों में यदि कोई आपका डेबिट नोट इशू हुआ है, आपकी किसी पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू कराया और वो आपका डेबिट नोट इशू आया, यानी कि परचेज रिटर्न अगर आपकी हुई है और उसके अनुसार आपका कोई टैक्स बढ़ गया है, तो आप उसको यहां रिपोर्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब के ऑप्शन में आता है कि सप्लाइज या टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट प्लस के चिन्ह में कह रहा है कि यदि आपने कोई अमेंडमेंट किया है, अपनी सेल में कोई अमेंडमेंट किया है और अपनी सेल को इंक्रीज किया है, प्लस के मतलब है इंक्रीज, कि यदि आपने कोई अमेंडमेंट के थ्रू अपनी सेल को इंक्रीज किया है तो इसकी रिपोर्टिंग आप टेबल नंबर 4 के में फ्रेंड्स देखें। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसएसटी और सेस जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होता हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉलम है एल। ये कहता है सप्लाई या टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है कि यदि आपने अमेंडमेंट के थ्रू किया है अपनी सेल में और टैक्स को डिक्रीज किया है या अपनी सेल को डिक्रीज किया है, तो आप उसको रिपोर्टिंग करेंगे टेबल नंबर 4 के एल में। ठीक है फ्रेंड्स। और अब आता है हमारा एम, जो करता है सब टोटल आई टू एल, यानी कि आई हमारा यहां से चला है, देखो फ्रेंड्स हमारा बी ए से लेके जी का जो टोटल हुआ एच में हुआ,
और आई से लेके जो हमारी सेल बढ़ी है घटी है, चाहे वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के अकॉर्डिंग हुई हो या हमने वो अमेंडमेंट किया हो अपनी सेल में, तो उन सब का टोटल आता है एम में। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एन, जो कहता है सप्लाइज एंड एडवांस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड एच प्लस एम। एच कौन सा है फ्रेंड? ये वाला, जिसमें अपनी सेल दिखाई है आपने, वो किसी भी तरह की हमारी सेल हो, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज हो, चाहे वो नील रेटेड वो एग्जाम आपके ये सप्लाई टू FCZ हो या डिमांड एक्सपोर्ट हो, तो जो भी आपकी एक सेल हुई है वो प्लस आई एम कहता है। एम क्या कहता है फ्रेंड्स? कि जो भी आपने अमेंडमेंट किए हैं, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, अपने क्रेडिट नोट के थ्रू अपनी सेल बढ़ाई हो बढ़ाई हो, वो सबका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। तो उसने ये टेबल नंबर एन में इसने टोटल सेल और प्लस अमेंडमेंट को यहाँ पर जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स मैं अपने केस में आपको ये दिखाना चाहूंगा, जो ये टोटल सेल आ रही है और जो ये मेरी R1 है, देखिए 5,30,59,432 रुपये 55 पैसे और 5,30,59,432 रुपये 25 पैसे, ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, टैक्स इसका 47,75,348.65 और मैं आपको 9 में दिखा देता हूं 47,75,348.65। तो फ्रेंड्स देखा कि मेरी सेल और टैक्स बिल्कुल मैच हो रहा है फ्रेंड्स। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पूरे साल जो मैंने अपनी R1 और 3B फाइल की है इस क्लाइंट की, उसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं किया है। इसलिए फ्रेंड्स हमें अपनी R1 और 3B को बहुत ही केयरफुली अपना फाइल करना चाहिए। अगर हम अपनी R1 और 3B बिल्कुल केयरफुली फाइल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे लिए 9 करना बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमने अपनी R1 और 3B में झोल कर दिया है फ्रेंड्स, R1 में फिगर अलग है, 3B में अलग है, तो फ्रेंड्स ये 9 करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको सेव कर लेते हैं, यहां पर आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 9। टेबल नंबर सॉरी फ्रेंड, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 कहती है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। नोट पेएबल का फ्रेंड्स कह रहा है कि वो आपकी कि इस टेबल नंबर 5 में आप वो अपनी सेल दिखाइए जिस पर आपने टैक्स पेएबल नहीं है। मतलब टेबल नंबर 5 का ए क्या बोल रहा, देखिए, जीरो रेटेड सप्लाइड एग्जाम्प्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कि यदि आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, कोई आपने एक्सपोर्ट करा हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो यहां दिखा दीजिए। टेबल नंबर 5 के बी में बोलता है सप्लाइड टू SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यदि आपने किसी SCZ एरिया में कोई अपनी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई सेल की है तो उसे आप यहां शो कर दीजिए। टेबल नंबर 5 का सी बोलता है सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यदि कोई रिवर्स चार्ज आपका लगा है तो आप उसको यहां दिखाई दीजिए। फिर डी में बोलता है, टेबल नंबर 5 के डी में बोलता है कोई आपकी एग्जाम्प्ट सेल हुई है तो उसे यहां दिखाइए। और ई में बोलता है नील रेटेड, कि यदि आपके केस में कोई नील रेटेड सेल है तो उसे यहां पर शो कर दीजिए। टेबल नंबर 5 का ई बोलता है नॉन GST सप्लाइड इंक्लूडेड ऑन नो सप्लाईज, कि यदि आपकी कोई नॉन GST सप्लाई है, जैसे कि पेट्रोल की सप्लाई होगी जिसपे GST नहीं लगता, वो आपको यहां दिखानी है फ्रेंड्स। अब जी बोलता है फ्रेंड्स, जो हमारा जी ऑप्शन कहता है कि ये ए से लेके एफ तक का टोटल यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये टेबल बिल्कुल 4 की तरह ही है। टेबल नंबर 4 में जो हम अपनी सेल की रिपोर्टिंग करते हैं वो उस सेल की रिपोर्टिंग करते हैं जिस पे टैक्स लग रहा है। टेबल नंबर 4 में फ्रेंड जिस सेल पे हमारा टैक्स लग रहा है, जो टैक्सेबल सेल होती है, उसको हम टेबल नंबर 4 में रिपोर्टिंग करते हैं। और टेबल नंबर 5 में हम अपनी उन सेल को रिपोर्टिंग करते हैं फ्रेंड्स जिस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट टैक्स, इस तरह की फ्रेंड्स। अब फ्रेंड नीचे जो ये H से लेके L तक आता है, जैसे सेम मैंने अभी आपको टेबल नंबर 4 में दिखाया था, H से लेके L तक, ये इन्होंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिए हैं। ठीक है, कि यदि आपने क्रेडिट नोट इशू करे हैं इनके अकॉर्डिंग, ये दिया भी यहां से A से लेके F, A से लेके F के केस में आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करा है, ठीक है फ्रेंड, क्रेडिट नोट आपने इशू करा है, यानी कि सेल रिटर्न करी है आपने, तो उसको यहां शो करेंगे। और यदि आपने डेबिट नोट इशू करा है, यानी कि आपकी परचेज रिटर्न है, तो उसको यहां शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब ये आता है हमारा जे।
जे में फ्रेंड्स बोलता है टेबल नंबर 5 के जे में कि यदि आपने कोई अपनी सेल में अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट कौन सी वाली सेल में किया है, आपकी जो ए से लेके ये एफ में कोई जो सेल दिखाई है, इन सेल में आपने कोई अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के थ्रू आपने सेल अपनी इंक्रीज की है, अपनी सेल डिक्लेयर्ड की है, तो उसे आप टेबल नंबर 5 के जे में रिपोर्टिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब टेबल नंबर के आता है कि यदि आपने सप्लाई रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, यदि आपने ए से लेके टेबल नंबर 5 के ए से लेके एफ में जो सेल आ रही है उसमें अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के थ्रू आपने अपनी सेल को रिड्यूस किया है, कम किया है फ्रेंड्स, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे आप टेबल नंबर 5 के में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सीधी समझने वाली बात है। टेबल नंबर 4 मैं फिर बताता हूं फ्रेंड, टेबल नंबर 4 में आप केवल वो वैल्यू देखो, वो सेल देखो, वो सेल आती है जो हमारी टैक्सेबल होती है, जिस सेल पर हमारा टैक्स लगता है, और उसी के उसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और आपका अमेंडमेंट आते हैं। टेबल नंबर 5 में हम वो सेल दिखाते हैं जिस पर जो हमारी टैक्सेबल नहीं होती है और उसके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या हमने कोई अमेंडमेंट किया है फ्रेंड्स। तो एल में आता है फ्रेंड्स हमारा सब टोटल, ठीक है फ्रेंड्स, और फाइनली एन में हमारा टर्नओवर आता है इंक्लूडिंग एडवांस। तो ये 4n प्लस 5m माइनस 4g, तो 4n प्लस 5m, और मैं आपको दिखा देता हूं, देखो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूं उसका टोटल क्या है। इन्होंने लिया है, ये लिया है इन्होंने 4 ये m 4n ये माइनस ये और प्लस करा है इन्होंने 5m। तो मतलब इन्होंने फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 में से जो टैक्सेबल ली है वो इन्होंने जोड़ ली है, और जो इसकी यहां पर ये एग्जेम्प्ट आ रही है, एग्जेम्प्ट सेल आ रही है, उसको जोड़ लिया है और माइनस कर दिया है इन्होंने 4g को फ्रेंड्स। तो ये नेट सेल है फ्रेंड्स। मैं इसको भी अपनी GSTR1 से आपको मैच करा सकता हूं। 5,30,59,432.25 5,30,59,432.25। तो फ्रेंड मेरे केस में बिल्कुल ये मैच है, एग्जैक्ट मैच है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना। आज के जो कि ITC के बारे में है फ्रेंड्स, टेबल नंबर 4 और 5 जिस तरह सेल की डिटेल आती है, इसी तरह 6, 7, 8 में हम ITC की डिटेल डाल दें कि ITC हमने कितना लिया, कितना उसको एडजस्ट करा और कितना उसका रिवर्सल कराया फ्रेंड्स। तो मैं खोल लेता हूं यहां से अपनी पूरे साल की 3B, और ये मेरी ITC है जो मैंने ली थी, और ये मैंने कुछ रिवर्स करा है फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स सीधा टेबल नंबर 6 पर, ओपन करते हैं फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 के ए में ये बता रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B सम टोटल ऑफ टेबल 4A फ्रॉम GSTR 3B। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि इस टेबल नंबर 6 के ए में जो डाटा यहाँ पर आपको ऑटो पॉपुलेटेड दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है फ्रेंड्स, ये डाटा पूरा का पूरा आपके GSTR 3B से लिया गया है। यानी कि जो आपने पूरे साल में GSTR 3B में डाटा आपने अवेल्ड किया है, ITC अवेल्ड की है, तो ये उस फिगर को आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि इस जो हमने पूरे साल में 3B में ITC अवेल्ड की, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें कितना इनपुट का था, कितना कैपिटल गुड्स था और कितना इनपुट सर्विस था। इनपुट्स के मतलब है फ्रेंड्स कि उसमें से कितनी ITC ऐसी थी जो आपके परचेज के बिल के अगेंस्ट थी, कोई ऐसी तो उसमें ITC नहीं थी। कैपिटल गुड्स से मतलब है कि कोई आपने फिक्स एसेट खरीदे हो, अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप, AC, जो भी अपने रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो कोई कैपिटल गुड तो नहीं है, उसको यहाँ देना है। और कोई इनपुट सर्विस, कोई ऐसी आपने सर्विस तो नहीं है जो परचेज ना होकर सर्विस है, तो उसको यहाँ डाल दीजिए फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है इनपुट सप्लाई रिवर्स फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज। फ्रेंड्स टेबल नंबर ए के सी में कह रहा है कि यदि आपने कोई रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज करी है और उसमें कोई रिवर्स चार्ज लगा है, तो फ्रेंड्स उसको आप यहां पर डालिए। उसमें भी 3 कैटेगरी फ्रेंड्स ये दे रहा है। इनपुट परचेज करी है आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग में परचेज करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको यहां पर डालिए फ्रेंड्स। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने कैपिटल गुड्स खरीदा है तो फ्रेंड्स वो फिगर यहां पर आएगी। और फ्रेंड तीसरा कह रहा है कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई आपने सर्विस परचेज करी है तो उसकी फिगर यहां पर आएगी फ्रेंड्स। तो
तीसरा आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 6 के डी में फ्रेंड्स ये बोल रहा है इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबोव। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि इसमें आप उस डिटेल को फिल करिए, उस डिटेल को डालिए जो आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करिए और उस पर रिवर्स चार्ज दिया है, जो कि आपकी टेबल नंबर बी में नहीं शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी डिटेल आपको यहां पर डलेगी जो भी आपके सेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर 6 के ई में कह रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड एससी सप्लाई फ्रॉम एसएससीजेड। फ्रेंड्स, यदि आपने कोई इंपोर्ट करा है गुड्स का, ठीक है, या आपने कोई एससीजेड सप्लाई करी है और उसके अगेंस्ट में कोई आपने इनपुट या कैपिटल गुड्स लिया है, तो उन दोनों की डिटेल फ्रेंड्स यहां पर आएगी। टेबल नंबर ई में कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यदि ये यहां पे फ्रेंड्स टेबल नंबर ई में कह रहा है कि यदि आपने कोई गुड्स परचेज किया है, गुड्स इंपोर्ट किया है और यदि आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है तो वो आएगी टेबल नंबर एफ में फ्रेंड्स। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी करेगा फ्रेंड्स उसे पहले अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जब ही अपनी जीएसटी 9 करेगा फ्रेंड्स। जल्दबाजी में कभी भी अपनी जीएसटी 9 मत कीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन होता है हमें अपनी पूरे साल की गलतियों को सुधारने का। तो फ्रेंड्स, अपनी जीएसटी 9 करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। टेबल नंबर जी में कह रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स फ्रॉम आईएसडी। यदि कोई आपने रिवर्स कराया है आईएसडी का तो उसमें डाल दिए, यहां पर डालेगा फ्रेंड्स। ये बहुत कम केस में होता है, ये रेयर केस में ही पाया जाता है, ज्यादातर केस में ये नहीं आता है फ्रेंड्स। अब ये टेबल नंबर एच में कह रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबोव अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ये कह रहा है कि फ्रेंड्स यदि आपने कोई ऐसी आईटीसी ली है कि पहले आपने उसे रिवाइज करा हो और फिर रिक्लेम्ड करा हो, जैसे कि सेक्शन आपका सेक्शन 17/5 या सेक्शन आपकी कोई भी एनी अदर आईटीसी या 180 डे की पेमेंट की आईटीसी, कोई इस तरह की आईटीसी है कि आपने पहले वो रिवर्स कर दी और फिर उसको रिक्लेम कराओ, तो उसको आपको यहां पर डालना है। और इसने ये भी बोला है कि अदर देन बी हो, जो आपके टेबल नंबर 6 के बी में ना हो। मतलब ऐसी आईटीसी जो टेबल नंबर 6 के बी में आपने ना शो करी हो, वो आपको यहां पर डालनी है फ्रेंड्स, अमाउंट टू रिक्लेम। तो टेबल नंबर एच का सीधा सा मतलब निकलता है कि ऐसी आईटीसी जो आपने पहले रिवर्स कर दी और फिर दोबारा रिक्लेम्ड करी हो, तो वो टेबल नंबर 6 के एच में आपको शो करनी है। ठीक है फ्रेंड, यहां पर आता है टेबल नंबर आई, बोलता है सब टोटल B2H। B2H मतलब के बी। ए में तो फ्रेंड्स इन्होंने 3B से जो आईटीसी हमने क्लेम करी है वो दिखाई है, फिर बी से लेके एच तक का इन्होंने यहां पर आई में सब टोटल किया है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी फिगर डालोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर ये कह रहा है जे में कह रहा है डिफरेंस आई और ए का, डिफरेंस आई और ए का। आई हमारा जो टोटल आया है, आई का मतलब है वो टोटल जो हमने एक बाइफरकेट किया है अपनी आईटीसी को, फिर ये घटा देगा ए से जो आपके 3B से ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर 6 के में कह रहा है ट्रांजैक्शन क्रेडिट थ्रू ट्रेन 1। फ्रेंड ट्रेन 1 और ट्रेन 2 ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर आपके ऐसे आपके केस में ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की आईटीसी है, क्रेडिट है, तो आप उनको यहां पर शो करेंगे फ्रेंड्स। एनी अदर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट स्पेसिफाई अबाउट। टेबल नंबर एम में फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ऐसी आईटीसी जो आपने बी से लेके यहां तक कहीं भी शो ना करी हो, तो फ्रेंड्स वो टेबल नंबर एम में, टेबल नंबर 6 के एम में आप शो कर सकते हो कि एनी अदर आईटीसी अवेलेबल बट नॉट स्पेसिफाइड अबोव, कि आपने वो आईटीसी जो ऊपर किसी भी टेबल में शो ना करी हो वो आप टेबल नंबर एम में शो कर सकते हो। अब कह रहा है फ्रेंड ये टेबल नंबर 6 के एन में सब टोटल K2M फ्रेंड्स, ये K से लेके KLM का सब टोटल आ जाएगा और O कहता है टोटल ITC I-N। तो फ्रेंड्स ये मैंने समझाया है आपको जो टेबल ये कह रही है। अब मैं फ्रेंड्स मैं इनको आप इस टेबल में आपको अपना डाटा डाल के दिखा देता हूं फ्रेंड्स, जो इसमें मेन रियल प्रॉब्लम आती है हमारी फ्रेंड्स। ये मेरी पूरे साल की फ्रेंड्स 2B है, 3B है, जो मैंने जो है ये डाउनलोड करी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो आईटीसी रिवर्स करी है वो कितनी करी है, 14,832 रुपए 33 पैसे।
ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर कितना है 676,762.20 और ये 676,762.20। फ्रेंड्स जो ये आईटीसी आती है ये हमारी टोटल आईटीसी आती है, जो हमने टोटल आईटीसी क्लेम्ड करी। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम इसमें ये टोटल आईटीसी का ही बाइफरकेट कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा टेबल नंबर 8 में डिफरेंस आ जाएगा। टेबल नंबर 8 में डिफरेंस आ जाएगा फ्रेंड्स। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताता हूं फ्रेंड्स। मेन आज का टॉपिक यही है फ्रेंड्स। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो मेरी ये आईटीसी है, अभी देखिए फ्रेंड्स मेरा कहीं और नहीं है, मैंने इतनी आईटीसी करी और ये टोटल मेरी आईटीसी इनपुट के रिगार्डिंग है। मैंने कोई इसमें ना ही तो कोई सर्विस परचेज करी है और ना ही कोई कैपिटल गुड्स परचेज करी है फ्रेंड्स। तो मैं टोटल आईटीसी, एक बार ये मेरी टोटल आईटीसी है, इसको डाल के दिखाते रहता हूँ यहाँ पर इनपुट में 676,762.27। अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहां पर डाल दी है, ठीक है। डालने के बाद में अब यहां पर जो मेरा टोटल आ गया है ये बिल्कुल मिल गया और मेरा डिफरेंस आ गया 0। इससे फ्रेंड्स आपको देख के ये लग रहा है कि हाँ हमने बिल्कुल ठीक काम कर दिया कि हमारा यहां पर ये डिफरेंस बिल्कुल 0 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है, ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि अभी मैं इसका इफेक्ट आगे टेबल नंबर 8 में दिखाऊंगा जहां की डिफरेंस आ रहा है। इसको मैं सेव करके बाहर निकल जाता हूं फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए। अब चलते हैं टेबल नंबर 7 में फ्रेंड्स। टेबल नंबर 7 बोलता है फ्रेंड्स आईटीसी रिवर्स को। तो जैसे कि मेरे केस में ये 14,832.33 रिवर्स है और मैं डाल देता हूं यहाँ पे परचेज रिटर्न में 14,832.33 14,832.33 मैंने फ्रेंड डाल दिया। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया फ्रेंड्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूं टेबल नंबर 8 में फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स 14,832 का। तो फ्रेंड्स अब आप ये समझ गए होंगे कि यदि आप टेबल नंबर 6 में अपनी पूरी टोटल आईटीसी का बाइफरकेट कर देते हो तो आपको नोटिस आने की संभावना रहेगी परसेंट, बिल्कुल नोटिस आएगा। क्योंकि टेबल नंबर 8 में जो कि आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन का टेबल है इसमें आपका 14,832 का डिफरेंस आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए फ्रेंड्स आपको टेबल नंबर 6 में ही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स टेबल नंबर 6 में हम अपनी ये आईटीसी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे अपनी नेट आईटीसी। हम टेबल नंबर 6 में वो आईटीसी डालेंगे जो हमारे रिवर्स के बाद में नेट ऑफ आईटीसी आ रही है। हमेशा टेबल नंबर 6 में हमें अपनी वो आईटीसी डालनी है। अभी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं फ्रेंड्स, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। मेरी नेट आईटीसी है 661,929 661,929 661,929.64। ये 94 14,832 रुपए। अब फ्रेंड्स यहां पर ये डिफरेंस आ गया है। फ्रेंड्स ये डिफरेंस आएगा ही क्योंकि आपका इतना ही तो रिवर्सल है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल सही दिखा रहा है फ्रेंड्स आपने इतनी आईटीसी जो आपने आईटीसी अपनी क्लेम्ड करी देखो फ्रेंड्स आपने एक आईटीसी कर ली 1,000 रुपए की आईटीसी आपने क्लेम्ड करी, उसमें आपने 100 रुपए की आईटीसी रिवर्स कर दी, तो आपने नेट आईटीसी कितनी क्लेम करी फ्रेंड्स 900 रुपए की। तो 100 रुपए का डिफरेंस तो फ्रेंड्स आना ही आना है। इसी तरह फ्रेंड्स आपके केस में भी अगर आईटीसी आपने रिवर्स करी है तो टेबल नंबर 6 में आपको नेट आईटीसी डालनी है और जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स वो डिफरेंस है जो आपने आईटीसी रिवर्स करी, वो तो आना ही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सेव करते हैं और अब चलते हैं अपना टेबल नंबर 6 में। देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने वो वहां पर डाली और मेरा यहां पर ये 8 पैसे का है, ये मेरा बिल्कुल जो है मैच हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। और जो यहां पर आप डाल सकते हो वो आईटीसी जो आपने परचेज रिटर्न में डाली है। यहां पर देखो फ्रेंड्स अपनी जो आपने रिटर्न में जो परचेज रिटर्न ईयर आपने रिवर्स करी है किसी तरह भी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आप टेबल नंबर 8 में जाओगे तो टेबल नंबर 8 में फ्रेंड्स आपको
ये कोई जो है डिफरेंस शो नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरह की आईटीसी आप इस तरह डालोगे फ्रेंड्स, इसमें आईटीसी अवेल्ड बट आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। यदि कोई आपकी ऐसी आईटीसी की आपकी अवेलेबल थी बट आपने अवेल्ड नहीं करी, वो यहाँ डालोगे। फिर फ्रेंड्स ये कह रहा है आईटीसी अवेलेबल बट नॉट एलिजिबल। आपके यदि किसी आईटीसी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो फ्रेंड्स, तो वो यहाँ डालोगे फ्रेंड्स। फिर टेबल नंबर जी में कह रहा है आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ एसएजेड। फ्रेंड्स यदि आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कोई आईजीएसटी पेड करी है फ्रेंड्स, तो फिर वो जाएगी टेबल नंबर 8 के जी में फ्रेंड्स। फिर आगे के टेबल नंबर ये फ्रेंड्स ये हाईलाइट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, हमें इतना ही डेटा इसमें डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से आपने समझ लिया होगा कि हमें टेबल नंबर 6, 7, 8 में किस तरह डाटा डालना है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 में फ्रेंड्स वही डालना डाटा आपको डालना है जो आपकी नेट आईटीसी हो। और फ्रेंड्स जब भी आप टेबल नंबर 8 को मिला पाओगे, टेबल नंबर आपका 8 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 फ्रेंड्स बोलता है कि आपने कितना टैक्स पेड करा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पूरे साल में कितना टैक्स पेड करा। फ्रेंड्स टेबल नंबर 9 फ्रेंड्स एक चीज हमें से ध्यान रखना कि टेबल नंबर 9 जो टेबल नंबर 9 में फिगर आ रही हो फ्रेंड्स, वो आपकी मिलनी चाहिए टेबल नंबर 4 के टैक्स से फ्रेंड्स। अभी मैं आपको चीज दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स मेरी टेबल नंबर जो ये 4 है, इसमें मेरा टैक्स आ रहा है 6,77,084 रुपये 64 पैसे। और फ्रेंड्स मेरा यहां पर आ रहा है 6 लाख तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में फ्रेंड्स हमारी वो डिटेल आती है जो हमने पूरे साल में अपना टैक्स पेड करा है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारी टेबल नंबर 9 में जो टैक्स आ रहा है और हमने टेबल नंबर 4 में जो टैक्स डिक्लेयर किया है वो सेम होना चाहिए। फ्रेंड्स एक बार सोचिए कि टेबल नंबर 9 में वो डिटेल आ रही है जो हमने टैक्स पेड करा और टैक्स हमारा बना है फ्रेंड्स। और टैक्स कितना बना है, जितनी हमने सेल दिखाई है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर आ रहा है ये 47,75,348.65 राउंड ऑफ में हो सकता है फ्रेंड्स। तो 47,75,348.65। अब मैं देखता हूँ कि मेरी टेबल नंबर 9 में इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 47,73,349 राउंड ऑफ में फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यदि आपके इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, ये अलग है, तो उसको देखिए फ्रेंड्स वो किस चीज का आ रहा है। फिर आपने सेल में ऐसा क्या नहीं दिखाया जो यहाँ पर अब वो टैक्स शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई पेनल्टी वगैरह फ्रेंड्स वो अलग है, लेकिन टैक्स आपका मिलना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 पे। फ्रेंड्स ये टेबल नंबर कहती है 10, 11, 12, 13 पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। तो फ्रेंड्स ये टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 साफ साफ फ्रेंड्स ये लिखा है इसमें कि इनमें आप उन डिटेल को डालिएगा जो आपके जिस ईयर की आप जिस फाइनेंशियल ईयर की आप टेबल नंबर जीएसटी 9 फाइल कर रहे हो। यदि उसमें से आपने कोई सेल बढ़ाई है या घटाई है और वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल यानी कि यदि आप 22-23 की जीएसटी 9 कर रहे हो और उसकी कुछ सेल को आपने 23-24 में बढ़ाई या घटाई है, तो वो टेबल नंबर 10 और 11 में आएगा। और यदि आपने 22-23 की आईटीसी को लिया है, अवेल्ड किया है, रिवर्स किया है टेबल नंबर 23-24 में, वो फाइनेंशियल 23-24 में, तो वो टेबल नंबर 12 और 13 में आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बड़े ही ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है। अभी हम टेबल नंबर 10 पे चलते हैं फ्रेंड्स। टेबल नंबर 10 बोलता है सप्लाई टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ द डेबिट नोट्स। तो फ्रेंड्स टेबल नंबर 10 कह रहा है कि आपको इसमें वो डिटेल डालनी है कि यदि जैसे कि फ्रेंड्स हम केवल आज हम जो अपने लाइव कर रहे हैं ये
फाइनेंशियल 22-23 की 9 कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो भी हम टॉपिक पे बात करेंगे केवल 22-23 के उसमें रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम अपनी इस फाइनेंशियल को इस जीएसटी 9 को कर रहे हैं और हमने कोई ऐसा अमेंडमेंट किया है 22-23 का 23-24 में कि हमारी कोई सेल या हमने किसी अपने क्लाइंट का, अपने किसी डेबिटर का बिल हमसे कम बन गया फ्रेंड्स, मतलब हमने अपनी बुक्स में ज्यादा दिखाया लेकिन गलती से बाय मिस्टेक वो हमारी जीएसटी R1 में गलत चला गया है और अब हमें उसको इंक्रीज करना है या किसी भी रीजन के थ्रू हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है इन अमेंडमेंट के थ्रू, तो फ्रेंड्स वो टेबल नंबर 10 में जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स कि यदि मैंने एक डेबिटर का बिल काटा 10,000 रुपए का फ्रेंड्स, लेकिन वो मेरा जीएसटी R1 में चला गया 8,000 रुपए का, तो अब मुझे उसको क्योंकि इंक्रीज करना है तो जो 2,000 रुपए का इंक्रीज करा फ्रेंड्स वो मैं यहां पर उसका टैक्स दिखाऊंगा कि कितने की मैंने टैक्सेबल करी, सपोज कितना उस पर कितना आईजीएसटी लगा, कितना सीजीएसटी लगा, कितना एसजीएसटी लगा, किस परसेंट से लगा फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टेबल नंबर 10 बोलता है कि वो अमेंडमेंट जो आपने 22-23 का 23-24 में किया है और आपने अपनी सेल को इंक्रीज किया है तो वो टेबल नंबर 10 में आप डालेंगे, ठीक है फ्रेंड। टेबल नंबर 11 में चलते हैं। टेबल नंबर 11 बोलता है जस्ट इसके अपोजिट है फ्रेंड्स टेबल नंबर 11। टेबल नंबर 10 में हम करते हैं अपनी सेल को इंक्रीज और टेबल नंबर 11 बोलता है डिक्रीज, कि यदि आपने, ये कह रहा है सप्लाइज एंड टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स, कि यदि आपने अपनी 22-23 की सेल को कुछ अमेंडमेंट के थ्रू रिड्यूस किया है तो उसकी आप इंफॉर्मेशन दोगे टेबल नंबर 11 में। वो किस तरह फ्रेंड्स कि यदि आपसे कोई बिल गलत कट गया है फ्रेंड्स, किसी आपने एक डेबिटर का बिल काटा फ्रेंड्स, आपने एक डेबिटर को बिल दिया और वो फ्रेंड्स 10,000 का था और आपने बाय मिस्टेक को 15,000 का चला गया, यानी कि 5,000 रुपए ज्यादा आपने अपनी सेल दिखा दी, तो उसको आपने अमेंडमेंट किया है 23-24 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 23-24 में अमेंडमेंट कब करोगे फ्रेंड्स, एक स्पेसिफाइड पीरियड तक, यानी कि जो हमारा रिटर्न भरी जाती है नवंबर की, इससे पहले तक आपने करा है फ्रेंड्स, तो उसको यहाँ दिखाओगे। जैसे कि आपने 10,000 का बिल था, 15,000 दिखा दिया अपनी R1 में, तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा गया, तो 5,000 रुपए जो कम करी है तो वो 5,000 रुपए यहाँ आएंगे फ्रेंड्स, उस पे आगे जो भी आपकी परसेंटेज लग रही होगी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसएससी, वो आप यहाँ पर शो करोगे। तो फ्रेंड्स सीधा सा प्रोसीजर है कि टेबल नंबर बोलता है कि यदि आपने 22-23 की सेल में कुछ सेल को घटाया है 23-24 में तो उसकी रिपोर्टिंग करोगे आप टेबल नंबर 11 में। फ्रेंड्स जिस तरह टेबल नंबर 10 और 11 ये सेल को इंक्रीज और डिक्रीज के लिए बोलते हैं, ठीक उसी तरह टेबल नंबर 12 और 13 आईटीसी के इनपुट के आपको अवेल्ड और रिवर्सर के लिए बोलते हैं फ्रेंड्स। तो टेबल नंबर 12 को देखते हैं, बोलता है रिवर्सर ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि यदि आपने 22-23 की आईटीसी का रिवर्सल किया है, 22-23 की, मानो कि आपने 22-23 में आईटीसी आपने 10,000 से ज्यादा ले ली फ्रेंड्स, और वो आपने रिवर्स की है 23-24 में, तो वो आप यहां पर दिखाओगे कि ऐसी कौन सी आईटीसी है जो आपने 22-23 में ज्यादा ले ली थी और उसको रिवर्स किया है 23-24 में। तो इस तरह की रिपोर्टिंग आप फ्रेंड्स करोगे टेबल नंबर 12 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टेबल पर, टेबल नंबर 13। फ्रेंड्स टेबल नंबर 13 बोलता है कि ऐसी कौन सी आईटीसी है कि आपने जो 22-23 की आईटीसी थी वो आपने 22-23 में अवेल्ड नहीं करी, बल्कि उसे आपने 23-24 में लिया है। मानो कि आपका कोई बिल छूट गया था और जिससे आपने आपका जिससे आप परचेज करते हो, क्रेडिटर्स होते हैं आपके क्रेडिटर्स ने आपका कोई बिल नहीं चढ़ाया, मानो कि मार्च का बिल था और वो मार्च में चढ़ाना भूल गया और उसने अप्रैल में या मई में चढ़ाया, तो फ्रेंड्स आप उसकी आईटीसी को कब लोगे, आप ये अप्रैल या मई में लोगे फ्रेंड्स। तो आपने 22-23 की आईटीसी 23-24 में ली फ्रेंड्स, तो इस तरह की आईटीसी को आप कहां पर शो करोगे, टेबल नंबर 13 में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल नंबर 10 और 11 बोलता है यदि आपने 22-23 की सेल को घटाया बढ़ाया है 23-24 में, और टेबल नंबर 12 और 13 बोलता है यदि आपने 22-23 के आईटीसी को अवेल्ड या रिवर्सल किया है 23-24 में फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप बाहर निकल जाते हैं फ्रेंड्स। हम अब चलते हैं अपनी टेबल नंबर 14। फ्रेंड टेबल नंबर 14, 15 और 16 फ्रेंड टेबल नंबर 14 में देखते हैं, ये हमारे लिए मैंडेटरी होती है। यदि आपने वर्किंग की है टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 पे, तो टेबल नंबर 14 आपको मैंडेटरी हो जाती है फ्रेंड्स। वो किस लिए, ये बोल रहा है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल 10 और 11। यदि आपने 10 और 11 में वर्किंग की है, मतलब कि यदि आपने 10 और 11 में अपनी सेल को इंक्रीज किया है, ठीक है, तो उसका टैक्स पेड करना पड़ेगा आपको टेबल नंबर 14 में। टेबल नंबर 14 में किस तरह फ्रेंड्स, एक बार देखते हैं कि यदि आपने, हम चलते हैं फ्रेंड्स टेबल नंबर 10 में। जैसे कि आपने यदि अपने टेबल नंबर 10 में फ्रेंड्स आपने सेल इंक्रीज कर दी है, ठीक है, आपको, और आपका जो ये टैक्स इंक्रीज हो गया है 2000, 2000, 4000 से फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये टैक्स आपने जब तो पे नहीं करा, ठीक है फ्रेंड, तो इसको कहां आपको पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये करना पड़ेगा टेबल नंबर 14 में। ये इसको दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि हमने टेबल नंबर 10 के इसमें जितने रुपए का हमारा टैक्स का डिफरेंस है वो हम यहाँ पेड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो आप टेबल नंबर 10 में इंक्रीज करते हो, ठीक है फ्रेंड, तो उसका टैक्स भी तो आपने 22-23 में पे नहीं करा, पे तो आपने 23-24 में करा है। तो इस तरह की अगर कोई आपने टैक्स पेड करा है तो वो आप दिखाओगे टेबल नंबर 14 में। टेबल नंबर 15 और 16 मैंडेटरी नहीं है, इनको हम नहीं भरते। अब चलते हैं सीधा टेबल नंबर 17। टेबल नंबर 17 मैंडेटरी है फ्रेंड्स हमारे लिए। हम इसमें अपने सेल के रिगार्डिंग जो HSN दिए है उसकी हमें HSN डालते हैं। जैसे फ्रेंड्स मेरा केवल एक ही वो है, सर्विस के केस में है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, और मेरी टैक्सेबल वैल्यू है फ्रेंड्स 530, 59, 432.25 और मेरा इस पर लगा है 18%। इंटीग्रेट टैक्स 0 है फ्रेंड्स। CGST मेरा लगा है 47, 75, 348.65 और SGST मेरा तले लगा और सेस मेरा लगा है 0 फ्रेंड। तो मैं इसको कर देता हूं ऐड। मेरा एक ही HSN है फ्रेंड्स, आपके केस में अगर ज्यादा हो तो आपने पूरे HSN की डिटेल डाली है फ्रेंड्स। GST 9 करने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी जरूरी है फ्रेंड्स। टेबल नंबर 7 है फ्रेंड्स, वो टेबल नंबर 17 में एक बात मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, टेबल नंबर 7 का डाटा आपका टेबल नंबर 4 से मिलना चाहिए। यदि आप टैक्सेबल है और यदि आपके एग्जेम्प्टेड है तो टेबल नंबर 5 से मिलना चाहिए। मेरे केस में टेबल नंबर 5 में कुछ नहीं है, टेबल नंबर 4 में ही है। तो देखिए मेरे टेबल नंबर में 4 में आ रही है 5,30,59,432.25। देखिए 5,30,59,432.25 और टैक्स बिल्कुल मिलना चाहिए फ्रेंड्स। ये 47,75,348.65 और टेबल नंबर 4 में 47,75,348.65। तो फ्रेंड्स मेरा कहना यह है कि मतलब ये निकलता है कि जो आप HSN समरी डालोगे वो आपकी टेबल नंबर 4 या 5 से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप HSN समरी उन्हीं के तो डाल रहे हैं जो आपने पूरे साल में सेल करी है, और सेल की डिटेल आपने कहां दिखाई है, टेबल नंबर 4 और 5 में। तो आपका टेबल नंबर 4 और 5 का डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होना चाहिए टेबल नंबर 17 से फ्रेंड्स। टेबल नंबर 18 फ्रेंड्स हमारे परचेज के रिगार्डिंग होते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। तो इतना करने के बाद में आप कंप्यूटर लायबिलिटी करोगे और अपनी GST एनुअल रिटर्न को फाइल करोगे DSC या EVC से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो में पूरा अच्छा समझाने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने 3 वीडियो और बनाई हैं। टेबल नंबर एक फुल 9 के लिए, एक टेबल नंबर 4 और 5 के लिए, एक टेबल नंबर 6, 7, 8 और 9 के लिए फ्रेंड्स। तो मैं उनका लिंक भी फ्रेंड्स इसमें डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले फ्रेंड्स आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपकी GST 9 प्रिपेयर के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।